13वीं शताब्दी में चित्तौड़ में एक ऐसी रानी हुई जिनका रूप अलौकिक था, जिनका विवेक अद्भुत था, जिनका नाम इतिहास के उन नामों में दर्ज हो गया जिन्होंने भारत के नाम का, राजस्थान की बलिदानी मिट्टी का, सनातन की गौरवशाली परंपरा का और राजपूती मर्यादा का मान रखने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वो थी सिंघल देश की राजकुमारी और चित्तौड़ की रानी पद्मावती, यानी रानी पद्मिनी। स्वागत है आप सभी का शक्ति रूपेण संस्थिता में। नए नक्श मानो जैसे किसी कारीगर की वर्षों की तपस्या का प्रतिफल हो। केश जो काली घनी घटाओं को भी लजा दे और रंग जिसके सामने कंचन की चमक भी फीकी हो। चित्तौड़ की इस रूपसी रानी का नाम था रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी की रूप की चर्चा यूं क्योंकि रानी पद्मिनी की जीवन की गाथा, उनका दुर्भाग्य कहीं ना कहीं उनके इस रूप से ही जुड़ा हुआ था। किंतु केवल रूप पद्मिनी का परिचय नहीं था। पद्मिनी का वास्तविक परिचय था उनका चातुर्य, उनका धीरज, शत्रुओं से लड़ने में उनकी धमक, हार न मानने की उनकी प्रवृत्ति और गलत अन्याय के आगे कभी न झुकने की उनकी भीष्म प्रतिज्ञा। रूपसी रानी पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राजा रावल रतन सिंह के साथ हुआ। राजा रानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन अचानक एक दिन दुर्भाग्य ने दस्तक दी। हुआ कुछ यूं कि राजा रावल रतन सिंह के दरबार के एक कलाकार राघव चेतन का अहंकार आहत हो गया। राजा प्रतापी थे, एक कुशल योद्धा थे, युद्ध नीतिज्ञ थे, कला प्रेमी थे। अपने दरबार में उन्होंने कई कलाकारों को संरक्षण प्रदान कर रखा था। उनकी कला को भरपूर सम्मान राजा देते थे। राघव चेतन भी उन्हीं कलाकारों में से एक था। कुछ लोक कथाएं ये बताती हैं कि राघव चेतन एक अच्छा कलाकार, गायक, संगीतकार होने के साथ साथ जादूगरी भी जानता था। राघव चेतन कुछ अवांछित और अनैतिक गतिविधियों में भी शामिल था। जब राजा रावल रतन सिंह को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उसे अपमानित करके चित्तौड़ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राघव चेतन चित्तौड़ से बाहर निकला तो जरूर, लेकिन इस अपमान का बदला लेने की भावना के साथ। जब प्रतिशोध की भावना मनुष्यता की भावना से परे चली जाती है तो सही क्या और गलत क्या इस सब के दायरे से बाहर हो जाती है। राघव चेतन दुश्मनों के खेमे की ओर चल पड़ा। दुश्मन खेमा यानी राजपुताना के चिर शत्रु दिल्ली दरबार। दिल्ली के तख्त पर उस समय हुकूमत थी क्रूर आतताई अलाउद्दीन खिलजी की। दिल्ली के पास के जंगलों में राघव चेतन रहने लगा। वहीं पर खिलजी प्रायः शिकार खेलने के लिए आया करता था। एक दिन सुल्तान के शिकार की आवाज सुनते ही राघव ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जब राघव चेतन की बांसुरी की मीठी धुन सुल्तान की सेना और स्वयं सुल्तान के कानों में पड़ी तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस घने जंगल में कौन इतनी मधुर ध्वनि में बांसुरी बजा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ बांसुरी बजाने वाले इस इंसान को ढूंढ करके लाओ। राघव चेतन इसी अवसर की तलाश में था। राघव चेतन स्वयं उनके सामने प्रकट हो गया। तब सुल्तान ने उसे अपने साथ दिल्ली के दरबार में चलने को कहा। राघव चेतन को वो अवसर मिल गया था जिसकी तलाश में वो चित्तौड़ से निकला था। दिल्ली दरबार आने के बाद
एक दिन मौका पाकर राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि हुजूर, आपके पास सब कुछ है, लेकिन संसार की सबसे सुंदर स्त्री, उसे आप कभी नहीं पा सकते। राघव चेतन ने चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में कुछ इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि अलाउद्दीन खिलजी मन ही मन रानी पद्मावती को पाने की कामना करने लगा। रानी पद्मिनी चित्तौड़ की महारानी थी। रानी पद्मिनी अत्यंत रूपसी हैं, चित्तौड़ की महारानी हैं। पद्मिनी को पाने की चाहत अलाउद्दीन खिलजी के सर चढ़कर बोल रही थी। अब वो किसी भी तरीके से पद्मिनी को बस हासिल करना चाहता था और इसी लक्ष्य को लेकर अपनी सेना के साथ खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। मैं प्रायः सोचती हूं, हमारा महान देश एक से एक योद्धाओं से संपन्न था। हम पर कब्जा करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हम गुलाम बने। क्यों? राघव चेतन जैसे स्वार्थी, मौका परस्त राष्ट्रद्रोहियों के कारण राघव चेतन की मनोकामना पूर्ण हुई। चित्तौड़ की तरफ खिलजी कूच कर चुका था, लेकिन भारतीय राजपूत राजा भी इतनी आसानी से कहां हारने वाले थे। कहते हैं कि महीनों की लड़ाई के बाद भी जब खिलजी जीत नहीं पाया तो वापस लौट आया। हालांकि इस लड़ाई को लेकर इतिहासकारों में कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन जो कहानी अधिक प्रमाणिक प्रतीत होती है, हम उसी कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। उस समय तो खिलजी चला गया, लेकिन उसके मन में रानी पद्मिनी को लेकर एक तरह का जुनून सवार हो गया। एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और इस बार युद्ध नीतियों को ताक पे रखते हुए धोखे से राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। राजा को बंदी बनाने के बाद उसने एक शर्त रख दी, चित्तौड़ के राजा रावल सिंह को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन मुक्त तभी किया जाएगा जब रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा जाए। राजपुताना सम्मान पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा था, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि भारत की मातृशक्ति पर, नारी शक्ति की अस्मिता पर घनघोर संकट आकर खड़ा हो गया था। प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा का लौटना जरूरी था और मेवाड़ के सम्मान की रक्षा के लिए रानी की गरिमा को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी था। रानी पद्मिनी युद्ध नीति की जानकार थी। ये समय उनके अनुभव, उनके धीरज और उनके ज्ञान की परीक्षा का समय था। मेवाड़ी बाहुबल को अब धारदार नीति शास्त्र का सहारा लेकर इस संकट से बाहर निकलना था। मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धाओं गोरा और बादल के साथ मिलकर रानी पद्मिनी ने राजा को छुड़ाने की रणनीति बनाई। गोरा और बादल की कहानी भी भारत भूमि की एक अद्भुत गौरव गाथा है। किसी समय किसी अन्य माध्यम से उनकी कहानी भी मैं आपके सामने अवश्य लेकर आऊंगी। आइए अभी वापस लौटते हैं रानी पद्मिनी की कहानी पर। रणनीति के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को यह बताया गया कि रानी पद्मिनी सुबह महल से बाहर आएंगी और उनके साथ पालकियों में आएंगी उनकी कुछ खास दासियां, सखियां। पद्मिनी जानती थीं कि इस खबर को सुनते ही खिलजी का दिमाग काम करना बंद कर देगा और उसका फायदा मेवाड़ को होगा। पद्मिनी की पालकी के साथ कुल 150 पालकियां आईं। खिलजी ने उनकी जांच करवाना भी जरूरी नहीं समझा। पद्मिनी की यह युक्ति काम कर गई। इन पालकियों में कौन था? सशस्त्र सैनिक थे जिन्होंने खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध के बाद सैनिक अपने राजा को छुड़ाकर ले गए। अब तो खिलजी के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। वो चित्तौड़गढ़ को किसी भी तरह से घेराबंद करके सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। मेवाड़ की सेना कुछ समय तक तो इस स्थिति का आकलन करती रही, लेकिन अब
समस्याएं बड़ी होती जा रही थी, रसद खत्म हो रही थी, प्रजा डरी हुई थी, आशंकाएं मन को दहला रही थीं। आखिर राजा रावल रतन सिंह ने युद्ध करने का ही निर्णय लिया और मेवाड़ की सेना अपने पूरे दमखम के साथ युद्ध के मैदान में उतर गई। लेकिन संख्या में खिलजी की सेना बहुत 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 विशाल थी। कई बार संख्या की ताकत भारी पड़ जाती है और यही हुआ। राणा रावल रतन सिंह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये समाचार सुनते ही संपूर्ण चित्तौड़ का चित्त व्याकुल हो गया। राणा की मृत्यु की खबर को सुनकर संपूर्ण चित्तौड़ का चित्त व्याकुल हो गया। अब रानी पद्मिनी के सामने कठिन परिस्थिति थी और ऐसे में उन्होंने वह निर्णय लिया जिसके लिए रानी पद्मिनी जैसी स्वाभिमानी रानी को भारतवर्ष सदा सदा कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। हमारी परंपरा में मर्यादा को सदा से प्राणों से ऊपर रखा गया है और रानी पद्मावती ने भी वही किया जो इस महान शौर्य परंपरा को निभाने के लिए उन्हें उस समय ठीक लगा। खिलजी के या उसकी सेना के हाथ लगने से पहले ही रानी पद्मावती ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अपने आप को जौहर की ज्वाला में समर्पित कर दिया। रानी पद्मिनी के साथ साथ चित्तौड़ की तमाम स्त्रियां भी इसी अग्नि में आहूत हो गई और यह अग्निकुंड भारतीय इतिहास का वह हवन कुंड बन गया जिसकी एक एक समिधा बनी एक एक स्त्री की शौर्य गाथा। रानी पद्मिनी की कहानी उस अदम्य साहस की कहानी है जो जीवन से पहले मर्यादा और गरिमा का और स्वतंत्रता का चुनाव करती है। पद्मिनी अपने रूप के लिए तो प्रसिद्ध थी, लेकिन पद्मिनी की कहानी गुणों की गाथा है। पद्मिनी की कहानी केवल एक राजरानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी योद्धा की जिसका रूप, जिसकी देह, जिसका रक्त इस राष्ट्र के लिए प्रज्वलित यज्ञाग्नि में आहूत हुआ। इस कहानी को सुनिए और अपने व्यस्त जीवन से मात्र 10 मिनट देकर इसे अपने बच्चों को भी सुनाइए। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। कई लोग जौहर के इस निर्णय की आलोचना करते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में रानी पद्मिनी और उनकी जैसी अनेक स्त्रियां वास्तव में भारतीय स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने पराधीन होना, गुलाम बनने से अधिक श्रेयस्कर जाना, स्वाहा हो जाना। आलोचना करना आसान है, रानी पद्मिनी बनना कठिन, कठिन नहीं असंभव। रानी पद्मिनी की इस कहानी को सुनिए और अपने व्यस्त जीवन से 10 मिनट निकालकर अपने बच्चों को भी सुनाइए, जिससे कि वे परिचित हो सकें भारत की गरिमा और मर्यादा की सच्ची कसौटी से। हम मिलते रहेंगे शक्ति रूपेण संस्थिता में इसी प्रकार शौर्य की अन्य गाथाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय भारतवर्ष। वंदे मातरम। शक्ति रूपेण संस्थिता।